ठीक है, अब क्या चीजें हैं यहाँ पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए देखो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ चीजें एकदम ऐसी है जो हमको याद रखना ही रखना है ना। तो क्या चीज हो रही है, हम एक्सरसाइज से पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या चीज हो रही है, सबसे पहले हम यहाँ पे प्राइमरी ऑर्गन की बात करें तो क्या रहती है यहाँ पे, ओरी रहती है जो कहाँ पर रहती है, पेल्विस कैविटी में प्रेजेंट। मतलब ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये पूरा का पूरा कहाँ रहता है बेटा, पेल्विस कैविटी में या लोअर एब्डोमेन कैविटी में रहती है, उधर गुहा में नीचे की ओर रहता है और पेल्विस कैविटी में रहता है ना। ठीक है, फिर यहाँ पर ये ओरी रहती है जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और इसके अंदर में ये किससे जुड़ी रहती है, यहाँ पे ओवेरियन लिगामेंट्स रहते हैं, है ना। ओवेरियन लिगामेंट्स रहते हैं जिसके द्वारा यहाँ पर ये ओवरी इस यूट्रस के साथ में और फैलोपियन ट्यूब के साथ में यहाँ पे जुड़ी हुई रहती है ना। फिर ओरी के अंदर में क्या होती है, इपिथेलियल टिश्यूज रहते हैं। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर बाद में देखेंगे, पहले आउटर स्ट्रक्चर हो। ठीक है, ठीक है। तो ओरी होगी, फिर यहाँ पर क्या होती है, एक ट्यूब रहती है जो क्या रहती है यहाँ पे 10 से लेके 12 सेंटीमीटर तक की लंबी रहती है, और ये क्या है यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी, इसके एक छोर पर क्या रहते हैं यहाँ पे उंगलियों के जैसे स्ट्रक्चर रहते हैं, ये क्या कहलाते हैं यहाँ पे, फिम्बरी कहलाते हैं। और ये ही क्या करते हैं, यहाँ इस ओरी से जो एग निकल रहा है उस एग को क्या कर देते हैं, इस ट्यूब के अंदर में डाल देते हैं। फिर यहाँ पर ये जो एक छोटी सी कैविटी बन रही है ये क्या कहलाती है यहाँ पे, सिलियरी कैविटी कहलाती है। और जो ओवुलेशन होता है ओरी से ये एग का बाहर आना क्या कहलाता है, ओवुलेशन कहलाता है, अंडोत्सर्जन कहलाता है। और ये जो जहां पर अंडोत्सर्जन हो रहा है, ये जो कैविटी है ये सिलियरी कैविटी कहलाती है। फिर यहाँ से ये जो फिमरी है ये इस एग को फैलोपियन ट्यूब में डाल देती है, और ये जो यहाँ पे छोर वाला भाग है, एंड वाला भाग है, ये क्या है यहाँ पे, इन्फंडिबुलम है। बीच वाला भाग जहाँ पर निषेचन होता है वो एम्पुला होता है, और इसी को क्या बोलते हैं, निषेचन स्थल या फर्टिलाइजिंग साइड बोलते हैं ना। और इस लास्ट वाला भाग जो यहाँ पे यूट्रस के साथ में जुड़ा हुआ रहता है वो क्या कहलाता है, स्थाइमस कहलाता है। फिर इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर में क्या होती है, छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट रहते हैं। ये सीलिया क्या करते हैं, ये इधर से जो एग आ रहा था इस एग को आगे की ओर ऐसे पहुंचाने का कार्य करते हैं। हमने वीडियो में दिखाया था, सीलिया से आगे आगे पहुंचाते जा रहे थे ना। तो ये एग को आगे की ओर पहुंचाने में हेल्प करते हैं। अगली चीज यहाँ पर आती है यूट्रस। ये क्या है, यहाँ पे पूरा यूट्रस है, और इसका स्टार्टिंग में वजन जब प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो क्या रहता है यहाँ पे 60 ग्राम रहता है। और ये क्या है यहाँ पे, एक पेशीय स्ट्रक्चर है, मसल्स का बना हुआ रहता है। इसमें भी दो भाग रहते हैं, ऊपर वाला भाग यहाँ पे चौड़ा रहता है जो क्या कहलाता है, यूट्राइन फंडस या फंडस बॉडी कहलाता है। फिर नीचे वाला भाग सर्व सकरा होता है, नैरो होता है, छोटा होता है, जो क्या करता है आगे चल के यहाँ पे एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। और ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, सर्विक्स कहलाता है, या यहाँ पर ये ओपनिंग, सर्विक्स की ओपनिंग बनाता है ना। फिर ये जो यूट्रस है, यहाँ पे ये जो खाली कैविटी दिख रही है ये क्या कहलाती है, यहाँ पे यूट्राइन कैविटी कहलाती है, जिसमें आगे चल के फीटस का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, फीटस का डेवलपमेंट होता है। और जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो ये जो यूट्रस रहता है इसका जो टोटल वेट हो जाता है वो 1200 से 1500 ग्राम तक का हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये जो पेशी स्ट्रक्चर था तो अलग अलग यहाँ पर लेयरें बनी हुई रहती है। बाहर वाली एक्टोडर्म एक्टोमेट्रियम या पेरीमेट्रियम कहलाती है, बीच वाली मायोमेट्रियम कहलाती है, और अंदर वाली क्या कहलाती है, एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम ही क्या रहती है, सबसे मोटी स्ट्रक्चर रहता है जिसके अंदर में ब्लड वेसल्स, म्यूकस सेल्स प्रेजेंट रहती है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो वेस्ट सिक्रेटरी रहता है, मटेरियल रहता है वो भी यहाँ पर आके जमा होने लगता है। और यहीं पर एंडोमेट्रियम ही क्या होती है, ये जो एंडोमेट्रियम रहती है यही टूट के क्या हो रही है, ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकल रही है। ठीक है, ब्लीडिंग के रूप में ये एंडोमेट्रियम ही टूट के बाहर निकलती है, और इम्प्लांटेशन के दौरान यहाँ पर ये टूटना बंद हो जाती है, जिसके कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं आते हैं। और यहीं पर एंडोमेट्रियम के अंदर में ही जो यहाँ से ब्लास्टुला आ रहा था, है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद में जो ब्लास्टुला आ रहा था वो इस एंडोमेट्रियम पे ही क्या होता है, इम्प्लांट होता है। फिर यहाँ पे एक 7 से 8 सेंटीमीटर लंबी एक और ट्यूब रहती है जो क्या कहला रही थी, सर्विक्स कहला रही थी। फिर बाहर साइड में और एक 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी यहाँ पे एक ट्यूब हो रही थी, ये क्या कहला रही थी, वेजाइना कहला रही थी। और ये जो सर्विक्स है और वेजाइना है ये दोनों यहाँ पे मिलके क्या बना रही है, सर्वाइकल कैनाल बना रही है, या बर्थ कैनाल बना रही है, जनन नाल बना रही है, जिसके द्वारा क्या होता है, बेबी यहाँ से बॉडी से बाहर आ जाता है। ठीक है, बेबी बॉडी से बाहर आ जाता है।
किसके द्वारा? सर्विक्स और वेजाइना के द्वारा। ठीक है, फिर ये इंटरनल स्ट्रक्चर था। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या हो रहा था, यहाँ पर याद रखना है क्लाइटोरिस, इसके लिए याद रखना है क्लाइटोरिस क्या रहता है यहाँ पे, सबसे एक फुला हुआ भाग रहता है जो क्या रहता है, पेनिस के जैसे रहता है, और इसी को क्या बोलते हैं, इरेक्टिव या सेंसिटिव ऑर्गन भी बोलते हैं, और ये पेनिस के समान होता है ना। अब अगर वो पूछते हैं कि फीमेल के अंदर में कौन सा ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का या फीमेल जेनाइटल ऑर्गन का कौन सा पार्ट यहाँ पे मेल के पेनिस के लाइक होता है, तो वो क्या रहता है यहाँ पे, क्लाइटोरिस रहता है। ठीक है, क्लाइटोरिस। अगली चीज यहाँ पे एक वेस्टिब्यूल्स रहती है, यहीं पर क्या रहती है, एक छोटी सी और एक लेयर रहती है, ये लेयर क्या कहलाती है, हाइमन कहलाती है। फिर यहाँ पर दो ओपनिंग्स प्रेजेंट रहती है, तो ये एक ओपनिंग क्या रहती है, यूरेथ्रा की रहती है, जिससे यूरिन बॉडी से बाहर आता है, तो वो क्या कहलाता है, यूरेथ्रल ओस कहलाता है ना। यहाँ से यूरेथ्रा, यूरिन बाहर आता है। उसके बाद में एक वेजाइनल ओपनिंग रहती है, जो वेजाइना की ओपनिंग रहती है। उसके बाद में यहाँ पर दो लिप बनते हैं, तो जो इनर लिप रहता है वो क्या कहलाता है, लिबिया माइनोरा कहलाता है, इसमें फेट डिपोजिशन कम रहता है। उसके बाद में लिबिया माइजोरा, ये क्या रहता है, एक्सटर्नल लीफ रहता है, बाहरी लीफ रहता है, और ये क्या होता है, यहाँ पर ज्यादा फेट डिपॉजिट हो जाता है, इसीलिए ये क्या रहता है, यहाँ पे फुला हुआ भाग रहता है। फिर यहाँ पे वेजाइना और एनस, ये वाला पार्ट क्या है, एनस है, जिससे स्टूल बाहर आ रहा है, और ये जो पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये क्या है, पेरिनियल भाग है। आजकल जो सिजेरियन करते हैं उसमें क्या करते हैं, इस पेरिनियल भाग में या तो ट्रांसवियर या तो फिर यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवियर क्या कर देते हैं, कट लगा देते हैं और बेबी को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे ये सेंसिटिव नहीं होता है, यहाँ पे नर्व सेल्स कम रहती है, ब्लड वेसल्स कम रहती है, जिसके कारण ब्लीडिंग वगैरह कम होती है, तो पेरिनियल रीजन में कट लगा के बेबी को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ओरी का इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसके लिए बताया था कि इसके सीक्वेंस याद रखने की, किसके बाद कौन बन रहा है। यहाँ ये जो नंबरिंग चल रही है फर्स्ट से लेके 9th तक, ये अलग अलग स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये याद रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, जब बेबी फीटस अवस्था में रहती है और जब ओरी का डेवलपमेंट होता है, जब वो भ्रूणीय एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा है ना, उसका जब भ्रूणीय विकास चल रहा है गर्ल्स बेबी का, उसी टाइम में क्या होता है, यहाँ पे ये जो फॉलिकल सेल्स रहती है ये यहाँ पे बनना चालू हो जाती है, और ये कितनी बनती है, यहाँ पे 3 से लेके 4 लाख तक की बनती है, और इसमें से जो टोटल परिपक्व होती है वो क्या होते हैं, 400 से लेके 450 तक के ही फॉलिकल सेल्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, और वो एग में चेंज हो जाते हैं, है ना। अब क्या चीज हो रही है, यहाँ पे अलग अलग स्टेज आ रही है, तो यहाँ पर एक सेकेंड रुको। ठीक है, ये प्रीमोडर्मल जो फॉलिकल्स है या फॉलिकल जो सेल्स है, ये क्या हो रही है, अब यहाँ पे जैसे ही यहाँ पर प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, उस टाइम में क्या बनता है, यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल्स बनता है। जब प्राइमरी फॉलिकल्स बनता है तो ये क्या चीज, ये जो यहाँ पे जो प्रीमोडर्मल फॉलिकल्स है या जो फॉलिकल सेल्स है, ये अभी कैसी रहती है, यहाँ पे जो ऊगोनिया रहता है उसका 2n रहता है। फिर क्या बनता है, इसके यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल्स बनता है, जिसके अंदर में जोना पैलुसिडा बनती है, यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल्स प्रेजेंट रहती है, और ये जो आउटर लेयरिंग रहती है ये क्या कहलाती है, यहाँ पे थीका लेयर कहलाती है। इसमें जो सेल प्रेजेंट रहती है वो क्या कहलाती है, थीका सेल्स कहलाती है। जैसे जैसे यहाँ पे ये प्राइमरी फॉलिकल से डेवलप होकर जैसे ये सेकेंडरी फॉलिकल्स में चेंज होता है, तो यहाँ पे एक कैविटी का निर्माण हो जाता है, और ये क्या कहलाती है, यहाँ पे एंट्रम कहलाती है, और इसके अंदर में एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, वो फ्लूइड एंट्रम फ्लूइड कहलाता है। ठीक है, एंट्रम फ्लूइड कहलाता है। और ये जो थीका सेल्स रहती है अभी और क्या होने रहती है, यहाँ पे बड़ी होने रहती है, और अंदर साइड में यहाँ पे ये ऊसाइट अभी डेवलप होते रहता है, और ये क्या हो जाता है, यहाँ पे सेकेंडरी ऊसाइट में आके चेंज हो जाता है ना। फिर यहाँ पर ये ग्राफियन फॉलिकल्स बन जाता है। जब ये ग्राफियन फॉलिकल्स बनता है तो ये जो एंट्रम कैविटी रहती है ये क्या हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, और अब यहाँ पे जब एंट्रम कैविटी बड़ी हो जाती है उसी टाइम में क्या हो जाती है, यहाँ पे कोरोना रेडी
इटा, जो कोरोना रेडिएटा है उसका डेवलपमेंट हो जाता है। और ये कोरोना रेडिएटा है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, यहाँ पे जो ये ग्रेनुलोसा सेल्स थी वो यहाँ पे इसके चारों ओर में आके जमा हो जाती है और इसको न्यूट्रिएंट मटेरियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने लग जाती है ना। फिर यहाँ पर ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स है, अब ये क्या हो जाता है, यहाँ पे ओवुलेशन होता है। तो ओवुलेशन होता है तो ये कौन से दिन हो रहा था, 14वें दिन हो रहा था। और ओरी से एग का बाहर आना क्या कहलाता है, ओवुलेशन कहलाता है। और इसमें मेन हार्मोन कौन सा होता है, जो प्यूस ग्रंथि से यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्त्रावित होता है, एलएच हार्मोन स्त्रावित होता है। उसके कारण ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स है वो बाहर आ जाता है। अब जब ये बाहर आ रहा है तो ये क्या आया है, यहाँ पे एग नहीं आया है, ठीक है, एग नहीं आया है। ये क्या आया है, अभी यहाँ पे सेकेंडरी oocyte आया है, ठीक है, सेकेंडरी oocyte आया है, ठीक है। ये क्या है, अभी यहाँ पे सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। जब ये पूरा एग में कब चेंज होता है, जब ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर में आ जाता है, एम्पुला में आता है और इस साइड से यहाँ से स्पर्म आके इसके साथ में जब कनेक्ट हो रहा है, जस्ट स्पर्म कनेक्ट हुआ इस एग के साथ, इस सेकेंडरी oocyte के साथ में, तब ये एग में चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद में ये इसका ओवुलेशन कहाँ पे हो रहा है, मतलब ओवुलेशन कहाँ होता है, किस कैविटी में आता है। तो ओवुलेशन में हम जनरली बोलते हैं कि ओरी से ये जो एग है, अब इसको स्पेशलाइज कर दो, है ना, यहाँ पे इसको अब एग बोलना बंद कर दो, ये क्या है, सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte हम क्या बोलते हैं कि एग कहाँ पे है, फेलोपियन ट्यूब में आता है ओरी से निकल के। लेकिन ये फेलोपियन ट्यूब में आया क्या, डायरेक्ट नहीं आया, यहाँ पे जो सिलियरी कैविटी है उसके अंदर में आया। और फिर ये जो सेकेंडरी oocyte है ये फिर फिमरी के द्वारा खींच लिया गया और फिर फेलोपियन ट्यूब में ये आगे बढ़ गया, ठीक है। ये चीज हो गई। अब यहाँ पे ये बाहर आ गया, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte, तो इसके अंदर में यहाँ पर क्या बच गई, यहाँ पे एक नॉर्मल कैविटी बच गई जो क्या कहलाती है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स है, ये ग्राफियन फॉलिकल्स क्या में बदल गया, अब यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम में बदल गया। और कार्पस ल्यूटियम क्या होने लग जाता है, डीजनरेट होने लग जाता है। और ये जो कैविटी है इसके अंदर में कुछ मात्रा में यहाँ पे फ्लूइड भी रहता है, मतलब ब्लड भी प्रेजेंट रहता है, और ये सब यहाँ पे डीजनरेट होने लग जाता है। जब ये डीजनरेट होना चालू हो जाता है तो ये क्या में बदल जाता है, कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है। और कार्पस एल्बिकेंस के अंदर में कोई कैविटी नहीं होती है, ठीक है। ये चीज याद रखना, यहाँ पे जो फॉलिकल सेल्स थी उसके अंदर में कोई कैविटी नहीं थी, और जो कार्पस एल्बिकेंस है इसके अंदर में यहाँ पे कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं थी। ओरी से एग का बाहर आना ओवुलेशन कहलाता है। किस अवस्था में या किस स्टेज में बाहर आता है, तो सेकेंडरी oocyte में ये बाहर आता है। किस कैविटी में बाहर आता है, तो सिलियरी कैविटी में बाहर आता है। और किस अवस्था में आता है, तो ग्राफियन फॉलिकल स्टेज में वो बाहर आता है, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल स्टेज से वो बाहर आ जाता है। फिर यहाँ ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर में जो कैविटी बनती है वो क्या कहलाती है, एंट्रम कैविटी कहलाती है, ठीक है, एंट्रम कैविटी कहलाती है। और जो फ्लूइड रहता है वो एंट्रम फ्लूइड कहलाता है। और जो थीका सेल रहती है इसका क्या वर्क रहता है, तो ये इसको एक यहाँ पे प्रोटेक्टिव लेयर रहती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। बाद में ये जो बस ये ग्राफियन फॉलिकल्स है ये कार्पस ल्यूटियम में चेंज होकर डीजनरेट होने में हेल्प कर देती है, ठीक है बेटा। ठीक है, यस सर। हाँ बहुत सारे तो बंद, फिर से सुन लो। ठीक है, उसके बाद बारी आती है ब्रेस्ट की। तो ब्रेस्ट में क्या रहती है, मेन तो यहाँ पे क्या रहते हैं, मेमोरी लोब प्रेजेंट रहते हैं। इन मेमोरी लोब्स के अंदर में क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है। सारे मेमोरी लोब्स आगे की ओर खुल जाते हैं या एक यहाँ पे गुच्छे के जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, अंगूर के गुच्छे जैसा। ये क्या कहलाता है, मेमोरी एल्वोलाई कहलाता है। सारे के सारे एल्वोलाई एक डक्ट से जुड़े हुए रहते हैं और ये क्या कहलाती है, मेमोरी डक्ट कहलाती है। फिर सारे के सारे यहाँ पे ये जो मेमोरी डक्ट रहती है आगे की ओर आके और मोटी ट्यूब्स में आके जुड़ जाती है, ये क्या कहलाते हैं, एम्पुला कहलाते हैं। और सारे के सारे जो एम्पुला वाले भाग रहते हैं वो लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स से आके जुड़ जाते हैं। और लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स की ओपनिंग्स क्या कहलाती है, यहाँ पे एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनाती है जो क्या कहलाती है, निप्पल कहलाती है। फिर यहाँ पर ब्रेस्ट पर एक ब्लैक रीजन बन जाता है, ये क्या कहलाता है, एरियोला कहलाता है। और ये जो एरियोला रहता है इसी में क्या रहती है, बहुत सारी नर्व रहती है जो जिसके कारण ये एरिया क्या हो जाता है, सेंसिटिव हो
हो जाता है और जैसे ही बेबी इसको सक करता है तो यहाँ से जो मेमोरी लोब्स है उसके अंदर में जो मिल्क बना हुआ था या जो मिल्क यहाँ से है सिक्रीट होता है ताकि उस बेबी को मिल्क मिल सके, है ना। और ये सारी जो प्रोसेस होती है वो किसके कारण होती है, प्रोलैक्टिन के कारण होती है और हाइपोथैलेमस के सक्रियण के कारण होती है। क्योंकि यहाँ पर ये जो एरियोला वाला रीजन है ये क्या हो जाता है, नर्व थी यहाँ पर, तो जैसे ही बेबी उसको सक करता है तो ये यहाँ पे स्टिमुलेट होता है और यहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाते हैं और वो हाइपोथैलेमस के पास जाते हैं और हाइपोथैलेमस से क्या होता है, प्रोलैक्टिन स्रावित होता है और प्रोलैक्टिन के द्वारा फिर यहाँ पे जो मिल्क है वो यहाँ से सिक्रेट होने लगता है। जो फर्स्ट मिल्क रहता है वो क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रम कहलाता है। ठीक है, ठीक है। अब बारी आती है यहाँ पे अंडाणुजनन और शुक्राणुजनन की। तो अंडाणुजनन और शुक्राणुजनन में क्या चीज हो रही थी, शुक्राणुजनन स्पर्मेटोजिनेसिस, शुक्राणु का निर्माण होता है, ऊजिनेसिस इसमें यहाँ पे अंडाणु का निर्माण होता है। यहाँ पे डिफरेंस भी याद रखने हैं हमको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसके लिए तो भाई स्टार बना लेना जहां पर भी है, ठीक है, स्टार बना लेना, इसमें ये पूछना ही है, ठीक है। अगर प्रोसेस पूछता है तो ये एक ही बताना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने बताया था यहाँ पे क्या कंफ्यूजन होता है ना, पानी भी शुक्राणु के स्ट्रक्चर, अगर शुक्राणु का स्ट्रक्चर बोला है तो ये बनाना पड़ेगा, शुक्राणु जनन बोला है तो ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे बनानी पड़ेगी, पूरी प्रोसेस बतानी पड़ेगी, ठीक है। चलो ठीक है। अब क्या चीज हो रही है यहाँ पे, जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट हुई है तो यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे जर्मिनल सेल थी, जर्मिनल सेल को ही हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, स्पर्मेटोगोनिया बोल रहे हैं। एक साइड से देखते हैं, पहले शुक्राणु जनन है ना, तो स्पर्मेटोगोनिया बोल रहे हैं। स्पर्मेटोगोनिया में यहाँ पे माइटोसिस होता है और माइटोसिस से क्या चीज हो जा रही है, यहाँ पे अगुणित सेल्स बन जा रही है जो क्या कहला रही है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहला रही। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट यहाँ पे मायोटिक डिवीजन होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। एक मिनट बेटा, ठीक है। क्या चीज हो रही है यहाँ पे, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने, यहाँ पे फर्स्ट मायोटिक डिवीजन हुआ, उसके बाद में यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने। अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने ये कैसे है, यहाँ पे याद रखना एन है, यहाँ पे ये 2n था, यहाँ पर भी ये 2n था, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक सेल को लेके आगे बढ़ रहे हैं, जबकि हर एक सेल में यहाँ पे जितनी भी सेल्स बनते जाएंगी सब में डिवाइडेशन होगा और यहाँ पर क्या चीज होना है, यहाँ पे एक स्पर्मेटोगोनिया से क्या हो जाते हैं, यहाँ पे 4 यहाँ पे स्पर्मों का निर्माण होता है ना। अब यहाँ पे ये जो गोल स्ट्रक्चर बना है सेकेंडरी मायोटिक डिवीजन के बाद में, ये क्या कहलाते हैं, स्पर्मेटिड कहलाते हैं, स्पर्मेटिड कहलाते हैं। तो इसमें क्या चीज हो रही है, यहाँ पे गोल स्ट्रक्चर है, अचल है, उसके बाद में इसमें डिफ्रेंसिएशन होता है, कायांतरण होता है, जिसमें इससे पूंछ का निर्माण हो जाता है और ये क्या हो जाता है, स्पर्मेटोजोआ में बदल जाता है और ये ही क्या है यहाँ पे स्पर्म है, ठीक है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस हुई अलग अलग स्टेज में होती है, स्टेज में होती है। तो सबसे पहले क्या आती है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन फेज आती है। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या हो रहा है, एक स्पर्मेटोगोनिया उसके नंबर्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। सेकंड फेज यहाँ पे ग्रोथ फेज आती है, ग्रोथ फेज में क्या हो रहा है, ये यहाँ पे न्यूट्रिएंट मटेरियल को जमा कर लेते हैं और अपने साइज में इंक्रीज हो जाता है, साइज यहाँ पे बढ़ जाता है। उसके बाद में मैच्योरेशन फेज आती है, मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, इसमें यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन चालू हो जाता है, कायांतरण होता है और एक पूर्ण रूप से एक परिपक्व स्पर्म का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब वो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा, वो ऑब्जेक्टिव क्या चीज रहेंगे, मेरे को ये थोड़ा सा क्लियर करने दो। ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि स्पर्मेटोगोनिया दिया रहेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दिया रहेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दिया रहेगा और स्पर्मेटिड दिया रहेगा, या तो फिर स्पर्मेटोजोआ या तो फिर स्पर्म दिया रहेगा, है ना। तो ये 4 वर्ड दिए रहेंगे और यहाँ पर नंबर देगा वो ऐसे, ये 46, 23, उल्टा लिख दिया, 23, 23 है ना, लास्ट में भी क्या हो गया 23 है ना, ये दिया हुआ है। तो बोलेगा अब इनमें से किसके अंदर में कैसी गुणिता है ना, यहाँ क्रोमोसोमल मेकअप कैसा है उसका। तो ये स्पर्मेटोगोनिया जहां पर रहेगा बस उसको मैच कर लेना कि भाई स्पर्मेटोजोगोनिया है वो भर क्या है 46 वाला है, बाकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड ये सब कैसे हो रहे हैं यहाँ पे 23। अगर लास्ट में उसमें यहाँ पर उसने जायगोट दे दिया तो यहाँ पे लास्ट में फिर से क्या आ जाएगा 46 आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये वाला ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है यहाँ पर, ठीक है।
चलो सेकंड चीज आती है oogenesis, अंडाणुजनन। ये कहाँ पे हो रहा है? ओरी के अंदर हो रहा है। सेम यही चीज ये भी 3 स्टेजों में ही होता है। पहला मल्टीप्लिकेशन फेज रहती है, एक जो जर्मिनल सेल रहती है oogonia रहती है, उसमें मायोटिक डिवीजन होता है। यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटो प्राइमरी oocyte बनते हैं। इसके बाद में यहाँ पे क्या होती है? ग्रोथ फेज आती है। ग्रोथ फेज में क्या होता है? ये यहाँ पे अपने आकार में इंक्रीज होता है, न्यूट्रिएंट मटेरियल को जमा करके रखता है। उसके बाद में क्या हो रहा है? अब ये जो प्रोसेस चल रही थी, देखो ये सब प्रोसेस कहाँ चल रही है? फीटल लाइफ बोला है बेटा उसने, है ना? फीटल लाइफ बोला है। तो फीटल लाइफ का मतलब क्या चीज हो रही? जब वो बेबी, अभी ये जो गर्ल्स बेबी है, वो मदर के पेट में ही, एब्डोमेन के अंदर ही ग्रोथ कर रही है, उस समय में इतनी प्रोसेस हो गई है। ठीक है, जब बर्थ हो गया, है ना, जब वो चाइल्डहुड स्टेज में भी आ गई, तो ये बहुत धीरे धीरे चल रहा है। फिर जब प्यूबर्टी आ गई, तो प्यूबर्टी आ गई तब जाके ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट काय में चेंज हुआ है, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte में चेंज हुआ है। और इसमें कितना लग गया? इसको 13 से 14 साल लग गए। ठीक है, 13 से 14 साल लग गए। अच्छा, ये वाली जो प्रोसेस है यहाँ पे क्या हो रहा है? इसमें यहाँ पे 72 आवर्स लग रहा है। ठीक है, 72 से लेके या 74 घंटे तक ये कंप्लीट हो रही है। ठीक है, ये लेकिन इसमें इसमें यहाँ पे इसको लग रहा है समथिंग 13 से 14 साल लग रहा है इस स्पर्मेटोगोनिया को एग में या ओवा में चेंज होने में। ठीक है, ओवा में चेंज होने में 13 से 14 साल। ठीक है, और स्पर्म के जो लाइफ है, स्पर्म की लाइफ है 72 आवर्स। ठीक है, 72 आवर्स ये स्पर्म जिंदा। ओवा की लाइफ है 2 से लेके 3 दिन। ठीक है, 2 से लेके 3 दिन ये ओवा की लाइफ होती है। ये याद रखना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, है ना। इसको बनने में 13 से 14 साल लगते हैं, और इसको सिर्फ यहाँ पे 72 से 74 घंटे। ठीक है, अगली चीज यहाँ पर, जब ये सेकेंडरी, अब जो ओवुलेशन हो रहा था, तो ओवुलेशन किस स्टेज में होता बेटा? ये स्टेज में हुआ था, सेकेंडरी oocyte स्टेज में होता। यहीं से मैच्योरेशन फेज स्टार्ट हो जाती है। और इसमें क्या होता है? सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर आता है। और कब आता है? जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, तब आता है। अब जो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइमरी oocyte था, इसमें जब यहाँ पे अर्धसूत्रीय विभाजन हुआ, तो एक सेल कैसी बनी है बेटा? बड़ी बनी और एक छोटी बनी। ये क्या कहलाती है? यहाँ पे पोलर बॉडी कहलाती है। इसमें फिर से एक डिवीजन होता है, और एक बड़ी होती है और एक छोटी होती है। तो यहाँ पर ये एक और पोलर बॉडी बन गई इसमें, और यहाँ पे इसमें भी डिवीजन होता है, जिसके कारण क्या हो जाती है? यहाँ पे जो टोटल होती है वो 3 पोलर बॉडियां बन जाती है। ये 1, ये 2 और ये 3 पोलर बॉडियां बन जाती है। और एक क्या बनता है? यहाँ पे ओवम बनता है। ठीक है, ये इसमें कुछ डाउट है बेटा? नो सर। बहुत अच्छे से याद रखना है बेटा, ये स्टार वाले में। ठीक है, ये बिल्कुल आएगा ही आएगा। ये दोनों में डिफरेंस थे बेटा, है ना। डिफरेंस अभी सारे बता दिए हैं। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में क्या चीज हो रही थी? यहाँ पे एग और स्पर्म बन रहे थे। एग के अंदर में क्या हो रहा था? ये एक गोल स्ट्रक्चर हो रहा था, बड़ा हो रहा था, ओरी से बन रहा था। इसके अंदर में क्या रहती है? यहाँ पे 2 लेयरें रहती है। अब यहाँ पे 2 लेयरों में बहुत अच्छे से याद रखना है, वो ऑब्जेक्टिव पे क्या पूछता है कि यहाँ पे कौन सी ऐसी लेयर है जो अकोशिकीय है। तो अकोशिकीय कौन दिख रही है बेटा? ये जोना पैलिसिडा है, जेली लाइक कोड है ये, है ना। यहाँ पे देखो किसी भी प्रकार की इस लेयर में यहाँ पे सेल नहीं दिखाई दे रही है ना, सेल नहीं दिखाई दे रही है। सिर्फ कैसे बनी हुई है? एक लेयर भर बनी हुई है ना। यहाँ पे कोई ऐसा इसमें डिवाइडेशन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। एक जेली के जैसी लेयर बनी है। तो जोना पैलिसिडा क्या होती है? यहाँ पे अकोशिकीय रहती है, नॉन सेलुलर लेयर रहती है, सेल्स इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद रखना। दूसरी चीज, बाहरी लेयर यहाँ पे कोरोना रेडिएटा कहलाती है, जो अनियमित आकार की और मतलब डिसाइड नहीं है इनका स्ट्रक्चर, यहाँ पे डिसाइड नहीं है इन सेलों का। फॉलिकुलर सेल्स की यहाँ पे बनी हुई रहती है। और ये क्या कहलाती है? कोरोना रेडिएटा कहलाती है। क्या करती है? प्रोटेक्शन, सपोर्ट और न्यूट्रिएंट मटेरियल प्रोवाइड करती है। अंदर साइड में यहाँ पर इसमें साइटोप्लाज्म रहता है। कॉर्टिकल यहाँ पे
कॉर्टिकल्स ग्रेन्यूल्स रहते हैं जिसके अंदर में भी कुछ यहाँ पे इस न्यूट्रिएंट मटेरियल स्टोरेज रहता है, न्यूक्लियस जिसके अंदर में यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल रहता है। अब गुणसूत्रों की अगर बात आती है तो गुणसूत्र क्या होते हैं, दरअसल एक और चीज याद रखना, हमेशा गुणसूत्र हम क्या बोलते हैं, ये या तो ये ऐसा एक्स जैसा बना देते हैं, है ना, या तो फिर क्या हो रहा है, एक हम ये ऐसे फूल जैसी डिजाइन, बटरफ्लाई के पंख के जैसे यहाँ पे ये डिजाइन बना देते। तो बेटा ये कब होती है, जब डिवीजन चालू होता है, जब मेटाफेज स्टेज आने लगती है, तब ये सब बनता है। बाकी जो नॉर्मल टाइम में जो गुणसूत्र रहते हैं वो धागे के जैसे ऐसे पड़े हुए रहते हैं। तो ये भी चीज याद रख लेना कि जो गुणसूत्र रहते हैं नॉर्मल टाइम में धागे के जैसे, थ्रेड के जैसे ऐसे पड़े हुए रहते हैं, उनमें कोई अरेंजमेंट नहीं रहता है। लेकिन जब डिवीजन स्टार्ट होता है तो डिवीजन वाले टाइम में वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दिखाते हैं, ठीक है, या उनका अरेंजमेंट एक स्पेशलाइज्ड हो जाता है उस टाइम में। ठीक है, याद रहेंगी इतनी चीजें। यस सर। ठीक है, अगली चीज आती है यहाँ पे स्पर्म का स्ट्रक्चर। तो स्पर्म के स्ट्रक्चर में क्या चीज हो रही थी, एक चल संरचना होती है जो मूवमेंट्स कर सकते हैं, मोटिलाई होते हैं, 3 भाग बने हुए रहते हैं, यहाँ पे 4 बोल देना चाहिए, फिर हेड हो गया, नेक हो गया, मिडिल पीस हो गया और टेल हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हेड के ऊपर में क्या रहता है, यहाँ पे एक्रोसोम रहता है जिसके अंदर में बहुत सारे गोल्जी बॉडी रहते हैं, और गोल्जी बॉडी क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ एंजाइमों का स्त्रावन करते हैं। एक्रोसोम से क्या होता है, अब यहाँ पे 3-4 ऑब्जेक्टिव बन गए कि हेड पर क्या प्रेजेंट रहता है, तो हेड पर एक्रोसोम प्रेजेंट रहता है। एक्रोसोम में क्या रहता है, तो गोल्जी बॉडी प्रेजेंट रहता है। गोल्जी बॉडी किसका या एक्रोसोम किसका स्त्रावन करता है, तो एंजाइम का स्त्रावन करता है। ये एंजाइम क्या करते हैं, तो ये जोना रेडिएटा और पैलिसोइडा को विघटित करने का कार्य करे, क्योंकि ये एक के साथ में कनेक्ट हो रहा है। तो जोना रेडिएटा पैलिसोइडा को विघटित करने का किस टाइप के एंजाइम होते हैं, तो पाचक एंजाइम होते हैं। ठीक है, इतनी चीजें इस एक्रोसोम से ही याद रख लेना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। वो बोलता है एक्रोसोम में क्या, तो यहाँ पर मिडिल बॉडी में याद रखना, मिडिल बॉडी में ये माइट्रोकांड्रिया प्रेजेंट है। कहाँ, मिडिल बॉडी में। एक्रोसोम के अंदर में क्या है, गोल्जी बॉडी है। ठीक है, ये इसमें कंफ्यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव को लेके। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है जिसके अंदर में जेनेटिक मटेरियल रहता है। इस न्यूक्लियस के चारों ओर में क्या रहती है, यहाँ पे अर्धचंद्राकार संरचनाएं रहती है, 2 ऐसी, जिनको क्या बोलते हैं, यहाँ पे मिचैटी बोलते हैं। और ये जो मिचैटी रहती है न्यूक्लियस को एक सपोर्ट या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। फिर इस नेक वाले रीजन में क्या रहता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट रहता है, 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट रहते हैं, एक समीपस्थ रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टल सेंट्रियोल्स बोलते हैं, एक यहाँ पे दूरस्थ रहता है जिसको हम पैरोक्सिमल सेंट्रियोल बोलते हैं, दूरस्थ, है ना। तो 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट रहते हैं बेटा यहाँ नेक में। ठीक है, और उसके बाद में क्या आ रहा है, यहाँ पे मिडिल पीस आ रही है, इसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया बहुत सारे रहते हैं जो इस स्पर्म को यहाँ पे मूवमेंट्स के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी सोर्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पे मिडिल पीस के नीचे साइड में यहाँ पे एक स्पाइरल सेंट्रियोल्स रहता है, स्पाइरल सेंट्रियोल्स रहता है, और ये स्पाइरल सेंट्रियोल्स का फंक्शन नहीं पता। फिर एक यहाँ पे मेन एक्सिस रहती है जो हेड से लेके टेल के लास्ट एंड तक जाती है, और ये क्या करती है कि स्पर्म को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देती है, एक उसके बॉडी को सही तरह से खड़ा रख देती है। फिर लास्ट में एक धागे के जैसी लंबी संरचना होती है जो क्या कहलाती है, थ्रेड कहलाती है, और ये इसको मूवमेंट्स करने में हेल्प करती है। अब एक चीज याद रखना, स्पर्म सेल ही एक ऐसी सेल है ह्यूमन बॉडी के अंदर में जिसके अंदर में फ्लेजिला पाया जाता है या पूंछ पाई जाती है। ये फ्लेजिला एक ही सेल है। दूसरी सीलिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जो नेजल कैविटी होगी या जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ब्रोंकाई रहती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वहां पर सीलिया पाए जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में यहाँ पे माइक्रोविलाई, उंगलियों की जैसी ऐसी संरचनाएं पाई जाती है। जो फेलोपियन ट्यूब थी, फेलोपियन ट्यूब में बोला था हमने, इसमें भी सीलिया रहते हैं। तो ये 3 ही जगह रहती है, एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक तो इंटेस्टाइन हो गई, जीआई ट्रैक हो गया, दूसरा फेलोपियन ट्यूब हो गई। इसी के अंदर में सीलिया रहते हैं बॉडी के अंदर में। बाकी सारी की सारी क्या रहती है, प्लेन सेल रहती है। एपिथेलियल जो टिश्यूज है प्लेन, यहाँ पे सिंपल एपिथेलियल रहते हैं, लेकिन इन 3 के अंदर में यहाँ पे सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू रहता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर अभी बता दिए। फिर ये फर्टिलाइजेशन बताया था, हाइलोरिडिनेज एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है,
मेंशन साइकिल। चलो 1 मिनट का रेस्ट दो यार बेटा, है ना, पानी पी लेता हूँ। जब तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नहीं है डाउट? सीता जय श्री आज कौन कौन प्रेजेंट? कल शायद सारे लोगों ने अटेंडेंस नहीं डाली थी बेटा। अटेंडेंस अगर वो हुई ना, गड़बड़ हुई तो फिर देखना, है ना। अटेंडेंस सारे लोगों को डालना है ग्रुप में। और दूसरी चीज, जब भी कोई अपसेंट रहता है तो फिर उस दिन मॉर्निंग में मेरे को मैसेज छोड़ो, कौन अपसेंट है, क्यों नहीं है, क्यों क्लास अटेंड नहीं करी है उसका, ठीक है। या तो मैं कॉल करूंगा तो फिर गलत चीज रहेंगी, ठीक है। इसीलिए कोई भी किसी भी दिन अगर गायब हो रहा है तो उसका रीजन चाहिए, डालना है भाई, डालना है। अच्छा सुनो, दरअसल हमारे यहाँ साइड में एक डेथ हो गई है तो वो उनको ले जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा भी अब रोक रहे थे क्लास, है ना। रुक, समथिंग पकड़ लो। नहीं ठीक है, आज के लिए इतना ठीक है। उनको पता ही कब तक यस सर। यस सर। यस सर। सर इतना